तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। दोस्तों आज हम लोग पैरामेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे। आज हम लोग दोस्तों 15 MCQ करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको सभी का 15 में 15 आता है या नहीं, किनका किनका कितना सही होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग प्रत्येक क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम पे जा करके सर्च करिए टोटल लर्निंग और ज्वाइन हो जाइए हमारे PDF और क्विज़ के लिए। ठीक है, और डेली आपको मैं बता दूं कि यूट्यूब पर डेली 8 बजे से क्लासेस मिलती है, तो जल्दी से जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। ठीक है, और डेली 8 बजे हमारे इस चैनल पर अवेलेबल रहिएगा। यहाँ पर आपको डेली 8 बजे से क्लासेस मिलती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप सभी लोग तैयार होंगे। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है दोस्तों, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सतीश धवन, ऑप्शन नंबर बी है रवि मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर सी है राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा आप सभी लोग क्या होगा राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जीके का महामैराथन क्लासेस चल रही है। हाँ जी, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए जो आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले का राइट है जी, राकेश शर्मा। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो वो था राकेश शर्मा। और ये कब गया था ये भी बता दो, कब गया था, जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए कब गया था ये अंतरिक्ष में। तो चलिए देख लीजिए, मिला लीजिए, जिनको नहीं पता है वो लोग याद कर लेंगे। 2 अप्रैल कब हुआ था, कब गया था, तो 2 अप्रैल 1984 ईस्वी को ये अंतरिक्ष में गया था दोस्तों। और जो जहाज़ से गया था ना उसका नाम था सोवियत रॉकेट SOYUZ T11। ठीक है, क्या था, T11 SOYUZ। ठीक है, SOYUZ, ठीक है, SOYUZ T11। ठीक है, ये नाम है। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो चलिए जल्दी से इसका भी बताइए। तो ये तो पुरुष थे भारतीय, लेकिन अब महिला की बात की जा रही है। जल्दी से बताइए आप सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है दोस्तों। अभी देखिए जो लोग लाइक और शेयर नहीं किए तो लाइक और शेयर कर दो यार। अब कब करोगे, क्लासेस स्टार्ट हो गई है, सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं गया होगा, जिनके पास नहीं गया है उनके पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे आंसर देख लीजिए, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कल्पना चावला। ठीक है, क्या हो जाएगा, कल्पना चावला थी दोस्तों, जो कि भारत की प्रथम महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। और कब गई थी, तो 1997 में, याद रखना कब गई थी, 1997 में। ठीक है, और राकेश शर्मा कब गए थे, तो 2 अप्रैल 1984 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, कहता है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है। देखिए पृथ्वी का जो वायुमंडल है, जो हर अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है, जैसा कि ऑप्शन में दिख रहा है, ऐसा कौन सा मंडल है जहाँ पे ओजोन लेयर पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी मध्य मंडल, ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी है समताप मंडल। तो राइट आंसर क्या हुआ, जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए। तो चलो देखो यहाँ पे आंसर मिलाइएगा सभी लोग, आप सभी लोग आंसर मिलाइएगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल बता रहे हैं ना, उनका राइट है। क्यों, क्योंकि इसी में, ठीक है, पृथ्वी की लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर पाया जाता है। और ये किस में पाया जाता है, तो समताप मंडल में ही पाया जाता है। ठीक है, याद रखना इसको। अगर मील में बात करें तो मील में आपका 12 से 19 मील हो जाएगा। ठीक है, 12 से 19 मील की हाइट पर, ठीक है, हाइट पर क्या पाया, पृथ्वी की हाइट पर क्या पाया जाता है, तो ओजोन लेयर पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो ओजोन लेयर क्या करता है मालूम है, ओजोन लेयर क्या करता है, आप सभी लोग बताइए। तो जल्दी से कमेंट करके, एग्जाम में आ जाएगा कि ओजोन लेयर का कार्य क्या है, तब क्या बताइएगा ऑप्शन के अनुसार। तो हाँ जी, क्या है, परावैंगनी किरणों को, ठीक है, परावैंगनी किरणों को क्या करना, अवशोषित करना। ठीक है, ये क्या करता है ओजोन लेयर, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की ओर जाती है तो वहाँ से परावैंगनी हर तरह की किरणें जाती है, तो वहाँ पे क्या करता है, अल्ट्रावैंगनी यानी कि परावैंगनी किरणों को क्या करता है, 97 से 99% तक सोख लेता है और 1 या 2% पार हो जाता है। ठीक है, तो 1 या 2% से हमें कोई हानि नहीं हो पाती है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, लेकिन जब ये इतना आएगा और इतना अवशोषित करेगा ना तो बहुत ज़्यादा हानि करेगा 97। तो इसीलिए ओजोन लेयर हमें परावैंगनिक किरण से बचाती है। और इससे यदि बीमारी होगा, यदि ये हमारे स्किन पे पड़ गया तो हमें स्किन
डिजीज भी हो सकता है, ठीक है, यानी कह सकते हैं त्वचा रोग भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना आपसे, परावैंगनिक किरण के कारण क्या होता है, त्वचा रोग भी होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रत्यवर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं। चलो जी इसका भी आंसर बताओ। प्रत्यवर्ती यानी कि एसी करंट को हम लोग डीसी करंट में बदलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए मीटर का, ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनोमीटर का, ऑप्शन नंबर सी है रेक्टिफायर का, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसफार्मर का। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लीजिएगा आप सभी लोग, क्या हो जाएगा। ये जब हम लोग एसी को जब हम लोग डीसी में बदलते हैं तो उसका हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो रेक्टिफायर का, ठीक है। रेक्टिफायर का यूज़ हम लोग एसी से डीसी और डीसी से एसी में यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी आप, जैसे कि आप लोग इन्वर्टर को जानते हैं ना, इन्वर्टर क्या करता है, एक तरह से रेक्टिफायर ही है, ठीक है, क्या एक रेक्टिफायर है। अब ये क्या करेगा इन्वर्टर, अगर लाइन कट गया तो वो क्या करेगा, बैटरी को, यानी कि बैटरी में क्या होता है, डीसी होता है, ठीक है। बैटरी जो होता है उसमें क्या होता है, जो बैटरी होता है इसमें डीसी होता है। अब डीसी को क्या करेगा, ये इन्वर्टर क्या करेगा, एसी में कन्वर्ट करेगा, तब हम लोग हमारे घर में क्या होता है, लाइन आ जाता है। जब मान लो करंट आ गया, अब बैटरी में क्या है, बैटरी में हमारा क्या चार्ज नहीं है, क्या नहीं है, चार्ज नहीं है, तब उसको चार्ज करना है तो उसको तो क्या करेगा इन्वर्टर, अभी तो हमारे पास एसी लाइन आ रहा है, इसको क्या करेगा, एसी लाइन को कन्वर्ट करेगा किसमें, डीसी में, और डीसी क्या जाएगा, बैटरी में जाएगा, जो बैटरी भी हमारा क्या होगा, चार्ज होगा ना। तो वो क्या करता है, एक तरह से इन्वर्टर रेक्टिफायर का कार्य करता है, वो एक तरह से कहें तो वो रेक्टिफायर ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कहता है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कहता है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। जो मान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक कैसे होता है कि एक साल का क्या होता है कि आपने एक साल में क्या क्या किया, ठीक है, उसी तरीके से लेखा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। तो लेखा वर्ष क्या है, यानी कि रिजर्व बैंक कब अपना प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर ए अप्रैल मार्च, ऑप्शन नंबर बी है जुलाई जून, ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर सितंबर, ऑप्शन नंबर डी जनवरी दिसंबर, ठीक है। यानी कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका एक साल कब होता है, जल्दी से बताइएगा आप सभी लोग आंसर। तो चलो देखो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ना, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का क्या है, लेखा वर्ष क्या होता है, वो होता है जुलाई से लेकर के जून तक, ये एक ईयर हो गया, ठीक है। अब इसका जो पहले था ये क्या है, ये प्रेजेंट का, ये कब हुआ था, ये चेंज हुआ है। पहले क्या था, पहले जो भारतीय रिजर्व बैंक था वो जनवरी से दिसंबर रखता था, ठीक है। पहले क्या था, जनवरी से दिसंबर रखता था। जब चेंज कब किया तो 11 मार्च 1940 को इसको चेंज करके जुलाई जून कर दिया, ठीक है। जुलाई से जून तक का ये लेखा वर्ष अपना कर दिया, ठीक है। अब मान लो अब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, है ना, स्थापना पूछता है, तो बताओ तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। हाँ जी, क्या हुई थी। तो हाँ, तो ध्यान रखना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल जो बता रहे हैं 1 अप्रैल 1935 ईस्वी उनका राइट है। देखो आपका एग्जाम्पल में 1 अप्रैल नहीं भी रहेगा, 1935 रहेगा, 1934 रहेगा, 1936 रहेगा, तो आपको ध्यान में रख के मारना है कितना, 1935। तो 1 अप्रैल 1935 डेट भी मैं आपको याद दिलवा दे रहा हूँ, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको डेट के साथ रहेगा तो डेट में भी गलती रहता है ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए संगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी है चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी है पर्यावरण के क्षेत्र में। तो बीसी रॉय जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, जल्दी से बताइएगा। तो चलो यहाँ पे देखना सभी लोग आंसर मिलाना। देखो जो बीसी रॉय पुरस्कार है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ये क्या दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में ये बीसी रॉय पुरस्कार दिया जाता है। और ये मालूम है इसकी स्थापना कब हुई थी, मान लो ये इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी मालूम है, इस पुरस्कार की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1976 ईस्वी में हुई थी। और इसको 1 जुलाई को, ठीक है, याद रखना 1 जुलाई, ठीक है, लिख रहा हूँ 1 जुलाई को प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष दिल्ली में चिकित्सक दिवस के दिन इस पुरस्कार को दिया जाता है, ठीक है। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को, इससे भी ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। और 1 जुलाई को प्रति वर्ष दिल्ली में क्या होता है, चिकित्सक दिवस के दिन बीसी रॉय पुरस्कार को दिया जाता है, ठीक है।
अब ये चिकित्सक किसको मिलेगा, तो चिकित्सक को ही मिलेगा, यानी कि डॉक्टर को ही मिलेगा, ठीक है। चलो, न कि झोला छाप आदमी को मिल जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। देखो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, जल्दी से बताओ तो। इतना आसान क्वेश्चन का सही आंसर बताना, 100% इसका रिजल्ट देना जी। और जो लोग शेयर और लाइक नहीं किए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट है, नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र दामोदर मोदी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इनका जो जब ये प्रधानमंत्री बने थे कब बने थे, आप सभी को डेट याद है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रधानमंत्री ये कब बने, डेट के साथ रहेगा तब क्या बताइएगा, जल्दी से कमेंट करके आप सभी लोग बताइए तो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बने। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 मई, ठीक है। कब हो जाएगा, 24 मई 2014 को, ठीक है। और कब तक है, कब तक है, तो वर्तमान तक लास्ट है इनका, यानी कि अभी जो चल रहा है वो अभी प्रधानमंत्री है। और ये 2 बार बन चुके हैं, और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और साथ में अब प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना आपसे चलना। अगला क्वेश्चन आपका रह गया, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहता है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। भारत में जो सबसे ऊंचा वीर पुरस्कार जिसको हम लोग कहते हैं वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है वीर चक्र, ऑप्शन नंबर ए परम विशिष्ट सेवा पदक, ऑप्शन नंबर सी कीर्ति चक्र, ऑप्शन नंबर डी परमवीर चक्र। तो कौन सा राइट होगा, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, याद है आप सभी को। तो चलो याद है तो बहुत अच्छा है, और जिनको नहीं याद है तो वो लोग जान लेंगे, वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, परमवीर चक्र। भारत का सबसे ऊंचा वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो परमवीर चक्र है। और ये किनको किनको दिया जाता है, तो आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि थल सेना, ये जल सेना, चाहे वायु सेना, इन तीनों में से कोई भी सेना का क्या हो, हमारे जवान हो, ठीक है, यानी कि सैनिक हो, वो शत्रु के सामने खड़े रहने का साहस या आत्म बलिदान कहो, ठीक है, तो जब वो काम होता है तब उन्हें क्या दिया जाता है, क्या कहते हैं, परमवीर चक्र। जैसे कि आप सभी को पुलवामा वाला अटैक हुआ था तो उस समय मालूम है बहुत सारे सैनिक मर भी गए थे, तो उन सभी को क्या परमवीर चक्र भी दिया गया पुरस्कार, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। हाँ भैया, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैथमेटिक्स का यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है जो बार बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी लोग मैथ वाला का भी देख सकते हो। चलो पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। आज प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है दोस्तों, वो है तमिलनाडु, ठीक है। कहाँ पे, तमिलनाडु। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाले का राइट है। तो तमिलनाडु में कहाँ पे है, तो मालूम है वैगैया नदी, एक वैगैया करके नदी है, ठीक है। क्या नाम है, वैगई करके एक नदी का नाम है जो कि कहाँ है, मदुरई में है। तो इसी नदी के किनारे क्या है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है। तो याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस शहर का हो या चाहे गांव का हो, ठीक है। तो वो क्या है, मदुरई में वैगई नदी के किनारे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्न में से किस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं जी, आपका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय डेट वाला जो होता है ना, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 20 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 21 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी है 23 अप्रैल। तो कौन सा राइट होगा, तो हाँ जी देख लो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं ना, 22 अप्रैल को उनका राइट है। देखो हाल ही में पृथ्वी दिवस मनाया भी गया था, आपको पेपर में ऐड वगैरह मिलते रहता है कि आज पृथ्वी दिवस है ना, आज पर्यावरण दिवस है, ठीक है। अच्छा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी के लिए क्वेश्चन रहा कमेंट में बताने के लिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। योग दिवस भी होता है, हर तरह का, तो आपको ध्यान में रखना। तो हम लोग अभी क्या थे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को याद रखना। और इसको मालूम है पहली बार कब मनाया गया था, पहली बार, ठीक है, पहली बार बताइए तो पहली बार कब मनाया गया था पृथ्वी दिवस को। तो चलो देख लो, इसको जान लो, पहली बार 1970 ईस्वी में मनाया गया था पृथ्वी दिवस, ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइएगा आप सभी लोग। तो चलो जी, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट है, राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, जल्दी से बता सकते हैं आप सभी लोग? जनसंख्या की दृष्टि से बताइए, तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य है? हाँ जी, राजस्थान। देखिए, क्षेत्रफल यानी कि जगह के अनुसार तो राजस्थान सबसे बड़ा है, लेकिन जनसंख्या से वो कौन हो जाएगा? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? अत्यंत पिछड़ा राज्य मालूम है? बिहार है। तो याद रखना सभी के लिए, अत्यंत पिछड़ा राज्य बिहार है, और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। और इसका अगर मध्य प्रदेश की बात करो तो एक सींग वाला जो होता है ना, गेंडा, इसके लिए मध्य प्रदेश भी प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखने वाली बात है सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहता है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड नदी परियोजना यानी कि नदी परियोजना कहने का मतलब बांध। ठीक है, बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है महानदी, ऑप्शन नंबर ए दामोदर नदी, या ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी, ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी। तो जल्दी से बताइए आप सभी लोग आंसर जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो, यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा महानदी, जो बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर ए, उनका राइट है। ठीक है, हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पे है? तो महानदी पे है। और ये कहाँ पे है जी? ये कहाँ पे है, जल्दी से बता सकते हैं आप सभी लोग? तो चलिए देख लीजिए ये कहाँ पे है। तो ये है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में, याद रखना। ठीक है, सम्बलपुर में। और सबसे बड़ा, देखिए, विश्व का सबसे लंबा, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा बांध यही है जी, हीराकुंड। ठीक है, आज जो कृष्णा नदी पे प्रसिद्ध बांध वो कौन सा है? तो वो है नागार्जुन। एक तुम इस पे लगता है कि सीरियल भी बना था नागार्जुन करके। ठीक है, तो याद रखना कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है? तो नागार्जुन है। और महानदी पे हीराकुंड है, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की क्या दृष्टि से बताना? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितना नंबर पे है? भारत कितना नंबर पे है, जल्दी से बताइए तो आप सभी लोग। क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। तो मालूम है कितना नंबर पे? वो है 7वां नंबर पे। और जनसंख्या की दृष्टि से बताइएगा आप सभी लोग, जनसंख्या की दृष्टि से कितना नंबर पे भारत है? हाँ जी, बहुत अच्छा, 2 नंबर पे। कितना नंबर पे? 2 नंबर पे। लेकिन विश्व स्तर पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, 1 नंबर पे कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि में? जनसंख्या की दृष्टि में 1 नंबर पे कौन सा है? मालूम है? चीन है। कौन है? कौन है? वो है चीन। चीन है। इसीलिए इसको मालूम है, जनसंख्या पे कंट्रोल करने के लिए इसको क्या किया गया था? ये इसके द्वारा एक नियम को लागू किया गया जिसका नाम है हम दो हमारे दो। इसका तो आप लोग सुने होंगे ना, हम दो, यानी कि हम लोग दो ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई माता पिता हो गए और उनके 2 बेटे होंगे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, एक कोई रहेगा, या चाहे दोनों का कोई 2 बेटा हो, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। इसीलिए जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा हो गया था, तो चीन में ये लागू किया गया था नियम। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ जो नृत्य है वो किस राज्य का प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। तो हाँ जी, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? झारखंड। अब ये जो छऊ है ना, ये क्या जनजातीय लोक नृत्य कह सकते हैं, क्योंकि झारखंड में क्या जनजातीय क्या था? जनजातीय लोग रहते थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब आदिवासी लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी तो हो गया। अब लेकिन ये जो प्रसिद्ध है ये एक ही राज्य में नहीं है छऊ, जो वो है अलग अलग राज्यों में, जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। इन सभी जगहों पे भी छऊ जो लोक नृत्य है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन में केवल हमको झारखंड दिखा, न कि उड़ीसा दिखा। अगर उड़ीसा दिखता तो उड़ीसा भी सही होता, और पश्चिम बंगाल दिखता तो वो भी सही होता। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहता है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर 1917 को, या ऑप्शन नंबर बी है 11 को 1911, ऑप्शन नंबर सी है 1789 को, और ऑप्शन नंबर डी है 1790 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 1789। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाले का राइट है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो 1789 में आरंभ हुआ था, लेकिन चला कब तक? तो 1799 ईस्वी तक, ठीक है। 1799 ईस्वी तक क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति। तो किसके द्वारा होता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का नाम सुने होंगे ना, तो इसी के द्वारा कंटिन्यूटी रहा था, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब क्वेश्चन जानना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम हुआ था वो भारत में कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2005 को, ऑप्शन नंबर बी है 2009 को, ऑप्शन नंबर सी है 2004 को, ऑप्शन नंबर डी है 1990 को। तो यहाँ पे देखिए जो शिक्षा का अधिकार नियम हुआ था सबसे पहले मालूम है 4 अगस्त को, ठीक है। याद करो पहले 4 अगस्त को और 2009 में, ठीक है। 4 अगस्त 2009 में क्या हुआ था? सबसे पहले संसद में आया, ठीक है। कहाँ पे आया? संसद में पारित हुआ 4 अगस्त 2009 को। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को, कब? 1 अप्रैल 2010 को पूरा भारत में लागू किया गया, केवल ओनली फॉर जम्मू कश्मीर को छोड़कर। किसको? जम्मू और जो कश्मीर है उसको छोड़कर, जो कि अब प्रेजेंट में क्या है मालूम है? ये प्रेजेंट में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन पहले क्या था? ये राज्य था, अब इसको राज्य का दर्जा हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आप सभी को? 2009 दिख रहा है ना। अगर 2010 दिखता तो ये भी राइट आंसर होता, क्योंकि उस दिन भी शिक्षा का अधिकार का अधिनियम भारत में, पूरे भारत में लागू हुआ था। यहाँ पे पहले सांसद में आया 1 अगस्त 2009 को, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ गए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है तीनों ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है। देखिए तीनों ओर से घिरे हुए सागर, देखिए तीनों ओर से क्या, जैसे कि ये हमारा कोई टापू है, अब क्या ये इस ओर से रास्ता है भूमध्य से, ठीक है। क्या भूमध्य कहने का मतलब? भूभाग से, यानी कि ज़मीन से जुड़ा हुआ है। बाकी चारों तरफ से यहाँ से यहाँ तक क्या है? पूरा पानी है, ठीक है। क्या? पानी से घिरा हुआ है। तो इस तरह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है तट, ऑप्शन नंबर बी है प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर सी है द्वीप, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को मज़ा आ रहा होगा। तो मज़ा आ रहा होगा तो लाइक और शेयर करिएगा, रुकिएगा नहीं, लाइक और शेयर करने में पीछे मत हटिए। चलिए यहाँ पे आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 कहता है तट। तो तट किसको कहते हैं? समुद्र के किनारे वाले स्थल को, ठीक है। किनारे वाले स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? समुद्र का, ये समुद्र है, इसके किनारे वाले स्थल को क्या कहते हैं? तट कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक के साइड से, केवल क्या है? समुद्र का एक साइड से, लेकिन यहाँ क्वेश्चन करा है 3 साइड से। अब ऑप्शन नंबर बी कहता है, ये क्या कहता है मालूम है? प्रायद्वीप कैसा होता है? प्रायद्वीप क्या होता है? ये तीनों ओर से क्या होगा? घिरा होगा, ये चारों ओर से घिरा होगा, मगर इस पर क्या होगा? आने जाने के लिए ज़मीन से रास्ता कनेक्शन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो बताएंगे ना उनका राइट है। लेकिन द्वीप में ये क्या होता है? द्वीप में क्या होगा? ये हमारा क्या है? द्वीप, और चारों तरफ से इससे केवल जहाज से जा सकते हैं, या हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, या नाव से जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। तैर के काहे के जाइएगा। और क्या कहते हैं, बहुत सारा समुद्र में क्या होता है? जीव जंतु होता है, जैसे कह सकते हैं हवेल हो सकता है, मगरमच्छ हो सकता है, बहुत तरह का जीव जंतु होता है जो आपको कच्चे निगल सकता है। तो कृपया करके आप सभी लोग पैदल ना जाए, तो यहाँ पे खतरा है। तो आप सभी लोग नाव का यूज कर सकते हैं, जहाज़ का यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।